एपिसोड 17। प्रकाश मेहरा ने अपनी गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ा दी। उसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ करमचंद बहुत बेताब दिखाई दे रहा था। वो बार बार पहलू बदलता, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, फिर खामोश हो जाता। वो आज अपनी सुबकी भी महसूस कर रहा था। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि उसने किसी से दबकर बात करने की पेशकश की थी, और वो भी इसलिए कि मजीद तबाही नहीं चाहता था। एक ही रात में उसके कई मफादात को नुकसान पहुंचा था। उस दावर ने उसे बौखला के रख दिया था। वो उसके तमाम आदमियों पर भारी पड़ गया था। दूसरी तरफ बंसीलाल ने भी उसे हौला दिया था। उसने कहा था कि अगर दावर रकम का मुतालबा कर रहा है तो बेहतर है कि उसे रकम अदा कर दी जाए। बंसीलाल जैसे आदमी ने अगर ऐसी बात कही थी तो यकीनन बहुत सोच समझ कर कही होगी। दावर ने करमचंद की बात मान ली थी। वो उससे मुलाकात करने पर आमादा हो गया था, लेकिन शर्त यही थी कि दोनों फरीक अपने एक एक आदमी को साथ लाएंगे। करमचंद ने प्रकाश मेहरा का नाम तजवीज़ किया था, जिस पर दावर ने कहा था कि उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद यह तय पाया कि करमचंद अपने साथी को लेकर गाड़ी में शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर हो लेगा। रास्ते में कुलदीपपुर का एक बोर्ड लगा हुआ है। उस मकाम पर सिवाय इस बोर्ड के और कुछ भी नहीं है। करमचंद की गाड़ी उस बोर्ड के पास आकर रुकेगी। फिर दावर अपनी गाड़ी पर उस करमचंद की गाड़ी के बराबर से गुजरेगा और करमचंद की गाड़ी उसका ताक़ुब करेगी। फिर दोनों गाड़ियां उस बोर्ड से भी 2 मील आगे वीराने में जाकर रुक जाएंगी और यहाँ उनकी मुलाकात होगी। कुलदीपपुर का बोर्ड करीब आ गया था। प्रकाश ने उस बोर्ड के करीब गाड़ी लाकर रोक दी। उन दोनों के दरमियान अभी तक खामोशी तारी थी। उन्होंने अपनी निगाहें पीछे जमा दी जहां से दावर की गाड़ी आने वाली थी। उस सड़क पर बहुत कम गाड़ियों की आमदोरफ्त हुआ करती थी, इसलिए करमचंद को यकीन था कि वो दूर से आती हुई दावर की गाड़ी को पहचान लेगा। बिलाखिर वो दूसरी गाड़ी दिखाई दे ही गई। वो पुराने तर्ज की गाड़ी थी जिसका रंग तक उड़ा हुआ था। साफ महसूस हो रहा था जैसे ये गाड़ी पूना की किसी सड़क से उठाई गई है। करमचंद को यह देखकर हैरत हुई थी कि उस गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी था जो ड्राइव कर रहा था। वो गाड़ी उनकी गाड़ी के करीब आकर आहिस्ता हुई। फिर गाड़ी चलाने वाले ने हाथ बाहर निकालकर उन्हें पीछे आने का इशारा किया और उसकी रफ्तार तेज हो गई। क्या यही दावर है बॉस? प्रकाश ने करमचंद की तरफ देखा। नहीं, मेरा विचार है कि ये उसका साथी है। वो दूसरा ना जाने कहाँ है। शायद वो पहले से वहां पहुंचा हुआ हो। वो बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। करमचंद ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। उसने अपनी निगाहें सामने ही जमाए रखी थी। 2 मील के सफर के बाद आगे वाली गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। फिर वो सड़क के किनारे उगे हुए एक बड़े से दरख्त के पास जाकर रुक गई। प्रकाश ने भी अपनी गाड़ी रोक ली थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आगे वाली गाड़ी की पिछली सीट के दरमियान से किसी का सर बुलंद होता दिखाई दिया। फिर एक कदावर शख्स गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया। गाड़ी चलाने वाले भी उसके साथ ही बाहर आ गया था। करमचंद ने उस शख्स को देखकर एक गहरी सांस ली। यहाँ भी उन दोनों ने जहानत से काम लिया था। वो दावर गाड़ी में ही छुपा हुआ था। प्रकाश और करमचंद भी अपनी गाड़ी से नीचे आ गए। वो उन दोनों को आते हुए देखते रहे। मैं दावर हूँ और ये मेरा साथी अब्दुल है। तुमने यहाँ भी होशियारी से काम लिया दावर। करमचंद ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। अपना बॉस इसी माफिक काम करता है। साला एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया इसके मगज में आता है। साला इंग्लिश फिल्म बहुत देखेला है ना, पर इसमें सिर्फ ये बुराई है कि साला अपन को जास्ती बोलने नहीं देता। अपन को बोलता है कि तुम साला बोलता बहुत है, हालांकि अपन तो साला कुछ भी नहीं बोलता। बस बस, चल पड़ी तुम्हारी गाड़ी। दावर ने उसे टोक दिया। अपन साला क्या गाड़ी चलाएगा, अपन तो कुछ बोलने को तरस गया है। दावर ने धक्का देकर अब्दुल को आगे बढ़ाया। करमचंद बड़ी हैरत से अब्दुल को देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस किस्म की बकबक करने वाला इतना लावाबाली आदमी खतरनाक भी हो सकता है। अब्दुल धक्का खाकर झूमता हुआ प्रकाश के पास आ गया। साला, तुम कभी किसी बेवफाई के चक्कर में मत आना। आओ, अपन दोनों गाड़ी में बैठकर एक दूसरे का हालचाल मालूम करते हैं। इन लोगों को आपस में निमटने दो। चलो आओ। प्रकाश ने बड़ी बेबसी से करमचंद की तरफ देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। अब्दुल भी उसके साथ ही बैठ गया। करमचंद और दावर टहलते हुए उस गाड़ी से दूर हट गए। उस जगह सन्नाटा और तन्हाई थी। दूर दूर तक कोई मकान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क भी सुनसान थी। दावर ने मुलाकात के लिए अच्छी जगह का इंतखाब किया था। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? हाँ। करमचंद ने गर्दन हिलाई। मेरे साथ पहले ही बेशुमार उलझने हैं। अब मैं मजीद उलझनों में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। दावर ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पे जमा दी। उसे हैरत हो रही थी कि करमचंद का ये लहजा और रवैया उसके लिए नाकाबिले फहम था। चलो बताओ, क्या बात है? तुम जैसा आदमी कैसे उलझन में फंस सकता है? मैंने बंसीलाल से दरियाफ्त किया था। उसका कहना है कि अगर मैंने तुम्हारी रकम ली है तो बेहतर है कि उसे वापस कर दूं।
लेकिन मेरी उलझन ये है कि मैंने तुम्हारी रकम नहीं ली। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुछ समय लेना चाहते हो। नहीं नहीं, बात समय की नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि मैंने रकम ली ही नहीं है। वो रकम मेरे पास आई ही नहीं। मगर तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी आदमी ने ली होगी। बात तो एक ही है ना। मेरा विचार है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने किसी आदमी की पूरी तरह जमानत तो नहीं ले सकता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा कोई आदमी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। बहरहाल, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी रकम कहाँ है। देखो करमचंद, बाहर का कोई आदमी उस रकम के बारे में नहीं जान सकता था। ये बात तो हम दोनों को मालूम थी, या फिर तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को। मेरा विचार है कि तुम्हारा कोई आदमी उस समय हमारी निगरानी कर रहा होगा और उसने देख लिया होगा कि मैंने रकम कहाँ छुपाई है। फिर बिरे जाने के बाद उसने रकम निकाल ली होगी। उस रकम की कहानी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती, समझ गए? हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस किस्म के इम्कानात नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि रकम मैंने नहीं ली। देखो दावर, मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि मैं दब गया हूँ या तुमसे खौफजदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सिलसिला कुछ और है। अगर यही सूरत हाल अब से 2 माह पहले होती तो अब तक की कहानी बहुत मुख्तलिफ होती। मैं तुम लोगों की तलाश में पूरे शहर में हंगामा करवा देता, लेकिन इस समय मैं उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि तुमसे बात करके तुम्हें विश्वास दिलाया जाए। तो मैं इस वक्त जंग की पोजीशन में नहीं हूँ। ये समय मेरे लिए बहुत नामुनासिब है। मैं नहीं चाहता कि पूना की गलियों में हंगामे हों, यहाँ की सड़कों पर खून बहे। मैं इस समय इस शहर को मुकम्मल सुकून में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ आने के बाद बहुत हंगामे बर्पा कर दिए हैं। आखिर क्यों? क्या तुमने कत्ल गारतगिरी से तौबा कर ली है? दावर ने मुस्कुराकर पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पारसाई इख्तियार नहीं की। मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन इस समय इस शहर में मेयर के इंतखाबात होने वाले हैं। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि हम लोगों का काम इनसे चलता है। ये लोग ना हो तो हमारा सारा कारोबार ठप होकर रह जाए। इसलिए हमें किसी एक उम्मीदवार की हर तरह हिमायत करनी होती है। इस समय मैंने अपने सारे आदमी एक उम्मीदवार के लिए लगा रखे हैं। इलेक्शन की मुहिम ज़ोरों पर है। आशा है कि हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन इससे पहले अगर हंगामा हुआ, कुछ लोग मारे गए, तो हो सकता है कि ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। इस तरह हम बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। ओह, मैंने तुम्हारी समस्या को समझ लिया है, लेकिन यह समस्या तुम्हारी है। मेरी समस्या यह है कि मुझे अपनी रकम चाहिए। 2 लाख रुपए में से 1 लाख मेरे हैं और 1 लाख मेरे साथी के। इसलिए हमें अपनी पूरी रकम चाहिए। अब तुम ये खुद देखो कि तुम्हारे किस आदमी ने हरकत की है। ये मालूम करना तुम्हारा काम है। करमचंद ने अजीब निगाहों से दावर की तरफ देखा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो ये सुनकर पेचोताप खाकर रह गया है। ठीक है, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें छानबीन करके बता दूंगा। 1 हफ्ता नहीं, मैं कल शाम 7 बजे तुम्हें फ़ोन करूंगा और इस मुद्दत में तुम्हें मेरी रकम का पता चला लेना है। कल शाम 7 बजे? पर इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। वो सब तुम्हारे आदमी हैं, तुमसे दहशतज़दा रहते हैं। तुम उन पर दबाव डालकर अगर चाहो तो 1 घंटे में सब कुछ मालूम कर सकते हो। इसके बावजूद मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। ठीक है दावर, इस समय मेरी कमज़ोरी तुम्हारे हाथ में आ गई है, इसलिए तुम मुझे धौंसते रहो। पर याद रखो, अगर इंतखाबात के बाद तुम मुझे इस शहर में नजर आए तो तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैं इस शहर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना कर रख दूंगा, समझे? रघुनाथ ने करमचंद की आवाज़ पहचान ली थी। इस आवाज़ को सुनते उसके बदन में लहू दौड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके शरियानों में बहता हुआ लहू उसकी जिल्द को चीरता हुआ निकल आएगा। उसका मसला यह था कि उसकी तौहीन की गई थी, उसके साथ धोखा किया गया था, और रघुनाथ जैसा आदमी तौहीन और धोखे को माफ़ करने का आदी नहीं था। प्रकाश ने उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया था। ये मरहला भी उसके लिए बहुत तकलीफदेह था, लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को सुकेड़ कर डिक्की में दाखिल हो गया था। प्रकाश ने एक पिस्तौल भी उसको दिया था जिसमें गोलियां भरी हुई थी। तय ये हुआ था कि दावर से मुलाकात के बाद जब गाड़ी वापस होगी तो प्रकाश गाड़ी को रोक लेगा। फिर रघुनाथ डिक्की खोलकर बाहर आएगा और पिस्तौल के बल पर करमचंद से अपने वाजबात वसूल कर लेगा। वो उसे अपनी शनाख्त करवाएगा, उसके मजालिम याद करवाएगा, फिर पिस्तौल की गोलियां उसके सीने में उतार देगा, उसका सर को पाश पाश करके उसका चेहरा मस्त कर देगा। उसने करमचंद की भी आवाज़ सुनी, फिर दावर के साथी अब्दुल की भी आवाज़ उसके कानों तक आई। वो शायद प्रकाश से बातें कर रहा था। फिर उसने करमचंद की आवाज़ सुनी, वो प्रकाश से चलने के लिए कह रहा था। शायद दावर से मुलाकात खत्म हो गई थी। गाड़ी एक झटके के साथ चल पड़ी। रघुनाथ ने महसूस किया कि गाड़ी वापसी के लिए मुड़ गई है। फिर उसने एक दूसरी गाड़ी की आवाज़ सुनी जो बड़ी तेज़ी से आगे चली गई थी। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। फैसले की घड़ी करीब आ गई थी।
गाड़ी चलती रही, फिर अचानक धचका खाकर रुक गई। प्रकाश ने मंसूबे के तहत गाड़ी रोक ली थी। गाड़ी रुकते ही रघुनाथ ने डिग्गी उठाई और उछलकर बाहर आ गया। गाड़ी वीरान मकाम पर खड़ी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना पिस्तौल हाथ में ले लिया। उसने देखा कि करमचंद की तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी। वो प्रकाश से कुछ कह रहा था। शायद वो इस बात पर हैरान हो रहा था कि प्रकाश ने अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी खड़ी क्यों कर दी। रघुनाथ करमचंद वाली खिड़की के पास पहुंच गया। उस समय करमचंद की निगाह उस पर पड़ी और वो बौखला कर रह गया। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और उसी वक्त रघुनाथ ने हाथ बढ़ाकर पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रख दिया। होशियारी मत दिखाना, वरना खोपड़ी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी और तुम्हारा मकरू दिमाग चारों तरफ बिखर कर रह जाएगा। करमचंद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ होठ चलाकर रह गया। रघुनाथ को अचानक देखकर वो दहशतज़दा हो गया था, लेकिन अपने खौफ का इजहार नहीं करा था। चलो, अपना पिस्तौल जेब से निकालकर बाहर फेंको, और एक बार फिर होशियार कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ी मत करना। करमचंद ने कहर आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रकाश इस दौरान मुस्कुराता रहा। चलो, अब तुम भी बाहर आ जाओ। रघुनाथ 2 कदम पीछे हटाया। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर करमचंद की तरफ था। करमचंद ने उलझी हुई निगाहों से प्रकाश की तरफ देखा, फिर गाड़ी से बाहर आ गया। उसको उतरने के बाद प्रकाश भी बाहर आ गया। अब बताओ करमचंद, मैं पहली गोली तुम्हें कहाँ मारूं, सीने पर या खोपड़ी पर? करमचंद ने अपने होठों पर जुबान फेरी। तुम बाहर कैसे आ गए? तो तुम्हारा क्या विचार था, मैं जीवन भर तुम्हारी कैद में रहता? तुम जलील आदमी, अगर मुझे पहले मालूम हो जाता ना कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ, तो मैं उसी समय तुम्हारा नाश कर देता। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है, मैं आज उसका पूरा पूरा बदला लूंगा। तो देखो रघुनाथ, तुम चाहो तो मेरे साथ सौदा कर सकते हो, बकवास मत करो। वो दिन भूल गए जब तुमने मुझे हलाक करने के लिए मेरे घर को आग लगा दी थी, मेरे आदमी को हलाक कर दिया था, मुझे बेबस करके मुझ पर तशद्दुद किया था, और वो भी सिर्फ रकम के लिए, उस रकम के लिए जो कभी तुम्हारी किस्मत में न थी न होगी। आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं आज तुम्हारी कहानी ख़त्म करने वाला हूँ। तुमने तो ये समझा था कि मैं हमेशा के लिए बेबस हो गया हूँ, क्यों? इतना कहकर उसने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया। करमचंद डर कर 2 कदम पीछे हट गया। घबराओ मत करमचंद, मैं तुम्हें एकदम हलाक नहीं करूंगा, बल्कि सिसका सिसका कर मारूंगा। सबसे पहले तुम्हें अपाहिज करूंगा, फिर जब तुम तड़पोगे, सिसकियाँ लोगे, उस समय रहम करके तुम्हारे पेट में गोलियां उतार दूंगा, फिर बाकी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतारूंगा। अब तैयार हो जाओ। उसने ट्रिगर दबा दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उसने बौखलाकर पिस्तौल की तरफ देखा और उसी वक्त प्रकाश हंस पड़ा। उसने हंसते हुए अपनी जेब से भी पिस्तौल निकाल लिया, जिसका रुख रघुनाथ की तरफ था। ये सब क्या है? रघुनाथ बौखलाकर बोला। कोई खास बात नहीं है बॉस। प्रकाश ने तंजिया लहजे में कहा। तुमने ये समझा था कि मैं अपने मौजूदा बॉस से गद्दारी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस अब तुम समझ गए होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने जो पिस्तौल तुम्हें दिया था ना, उसमें गोलियां नहीं थी। तुम बुढ़े हो गए हो रघुनाथ, तुम में बुद्धि नहीं रही। अगर तुम अपने हवासों में होते तो तुम्हें पिस्तौल चेक करके देख लेना चाहिए था, लेकिन तुमने आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर इस तरह विश्वास मत किया करो। तुम धोखेबाजो कमीने, काश मुझे तुम्हारे बारे में भी पता चल जाता। मैंने तो ये समझा था कि उषा की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जिंदा होगी। और किस उषा की बात करो रघुनाथ? वो बेचारी तो बहुत पहले मर चुकी है। प्रकाश हंस पड़ा। रघुनाथ के होठों के गोशे फड़फड़ाने लगे। उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सुना करमचंद प्रकाश की तारीफ कर रहा था। रघुनाथ को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। उषा की मौत ने उसे निढाल कर दिया था। जरा आंखें तो खोलो रघुनाथ, इस तरह मायूस होने से क्या फायदा होगा? करमचंद की जहर भरी आवाज सुनाई दी। रघुनाथ ने आंखें खोल दी। उसके सामने 2 गद्दारों के चेहरे थे। मैं सच कह रहा हूँ रघुनाथ, उषा वाकई मर चुकी है। वो एक दुर्घटना में हलाक हुई थी। ये दुरुस्त है कि मैंने उसको हासिल करने की तमन्ना की थी और इस रिश्ते से मैं तुम्हारा एहतराम भी करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद मेरा ताल्लुक तुमसे ख़त्म हो गया है। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, ख़ास तौर पर जब तुमने मुझे ये भी बता दिया कि तुम्हारे 1 करोड़ रुपए कहाँ रखे हुए हैं। ये मालूम हो जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। खामोश रहना कुत्ते, अगर तूने उस रकम के बारे में कुछ बताया ना तो मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। रघुनाथ धड़ उठा। तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, तुम तो खुद बेबस हो। क्या क्या इसने रकम के बारे में बता दिया? करमचंद ने खुशी से बेताब होकर पूछा। हाँ बॉस, इसने मुझ पर विश्वास करके वो जगह बता दी है
ये बात हुई ना। देख लिया रघुनाथ, तूने समझा था कि तू मेरे आदमी को गद्दारी पर उकसाने में कामयाब हो जाएगा, पर तेरी आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब हमें वाकई तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। तूने प्रकाश को बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी जिंदगी तूने खुद ही मुख्तसर कर दी। तो फिर अब क्या हुक्म है बॉस? इस कहानी को खत्म कर दूं? हाँ, करमचंद ने कहा। प्रकाश ने पिस्तौल वाला हाथ उठाया और उसी वक्त कहीं से गोली चली और प्रकाश की कलाई में सुराख बनाती हुई दूसरी तरफ चली गई। प्रकाश एक भयानक चीख के साथ दूसरे हाथ से अपने जख्म को पकड़े हुए जमीन पर बैठ गया। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर एक तरफ जा गिरा था। रघुनाथ और करमचंद दोनों भौचक्के होकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। अचानक दूसरी गोली चली। फिर किसी शख्स की ललकार सुनाई दी और कोई दरख्त से कूदकर नीचे आ गया। उन सभी ने पहचान लिया, वो अब्दुल था। साला अपन टार्जन की औलाद तो है नहीं, फिर भी टार्जन की अपन ने बहुत सी फिल्में देख रखी हैं। अपन को जब भी कोई टाय टाय फंटाक का चांस मिलता है ना, अपन उससे फायदा उठा लेता है। अब देखो ना, इधर तुम लोगों ने मारा मारी चालू किया, इधर अपन आसमान से गिर पड़ा। तुम? रघुनाथ ने हैरत से कहा। तुम तो शायद चले गए थे। तुम भी साला बस यूं ही सा आदमी है। अपन साला बोला तुम उस मकान में रहना, लेकिन तुम इधर से गोल हो गया। अपन साला तुम्हें ढूंढते ढूंढते खल्लास हो गया। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें हमारे दरमियान मदाखलत करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे बॉस से हमारी बात हो चुकी है। करमचंद गुस्से से बोला। अपन साला भी ना बिल्कुल गाउदी है। अपन ने यह समझा था कि तुम मारा मारी से भाग रेला है। तुम नहीं चाहता कि इस शहर में हंगामे हो। अपन दोनों ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब तुम खुद साला शुरू हो गया तो अपन क्या करें? अपन को भी तो हाथ पांव चलाने का है ना, क्या? करमचंद गुस्से से होंठ भींच कर रह गया। पर अपन साला बुद्धू नहीं है। अपन जब तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठकर निकला तो अपन को ऐसा लगा जैसे गाड़ी में खटपट हो रेला है। अपन साला उसी समय समझ गया था कि कोई बंदा गाड़ी के अंदर छुपा ला है। उस समय अपन चुप रहा, क्या बोलता। लेकिन जब अपन अपने बॉस को लेकर चोरी की गाड़ी में चला ना, तो अपन बॉस को सब कुछ बता दिया। बॉस ने अपन का मजाक भी उड़ाया, लेकिन जब अपन फिसर गया ना, अपन ने गाड़ी दूर जाकर खड़ी कर दी और पाँव पाँव चलता यहाँ तक आया, तो इधर तुम लोगों का ड्रामा देखने को मिल गया। तुम लोग आजू बाजू तो देखता नहीं है, हर जगह शुरू हो जाता है। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। रघुनाथ लहक कर बोला। लेकिन तुम्हारा मित्र कहाँ है? अपन का बॉस भी ऊपर ही बैठेला है। तुम भी नीचे आ जाओ बॉस। अब्दुल ने दरख्त की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही दावर ने भी दरख्त से छलांग लगा दी, लेकिन वो उन लोगों के करीब नहीं आया। रघुनाथ की खुशी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसने आगे बढ़कर करमचंद का गिरा हुआ पिस्तौल उठा लिया। अब मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तुम लोगों का खेल खत्म हो गया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने तुमसे कह दिया था कि ये जंग मेरी है, तुम इसमें हिस्सा नहीं लोगे। दावर ने हाँक लगाई। मुझे कौन रोक सकता है? रघुनाथ भड़क उठा। मैं रोकूंगा? हमारे दरमियान कल शाम तक का मुआहदा हो चुका है। इस दौरान में तुम या इनमें से कोई किसी पर हाथ नहीं डालेगा। रघुनाथ ने गुस्से से दावर की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और मुड़ा। उसी वक्त सांप किसी तेजी से पलटकर उसने प्रकाश मेहरा की तरफ पिस्तौल का रुख किया, और फिर इससे पहले कि अब्दुल या दावर उसे रोक सकते, उसने ट्रिगर दबा दिया और एक के बाद दीगरे कई गोलियां प्रकाश के जिस्म में दाखिल हो गई। रघुनाथ ने पहली गोली उसके सीने में मारी और जब वो गिरा तो दूसरी गोली उसके सर में उतार दी। प्रकाश तड़प कर ठंडा हो गया। उसके मरने के बाद वहां खामोशी छा गई। कि तुमने क्या किया रघुनाथ? दावर उसके पास आ गया। तुम्हारा मुआहदा करमचंद से था, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। कि करमचंद से ज्यादा गद्दार और कमीना साबित हुआ, इसलिए मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। अब सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने करमचंद को छोड़ दिया है। करमचंद सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। उन्होंने चुराई हुई गाड़ी शहर की एक सड़क पर छोड़ दी और पैदल ही उस मकान की तरफ चल पड़े जहां उन्होंने पनाह ले रखी थी। रघुनाथ भी उन दोनों के साथ था, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश था। उन्होंने प्रकाश मेहरा की लाश उसी वीराने में छोड़ दी थी। फिर करमचंद अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया था। उसकी रवानगी के बाद ये तीनों भी वापस हो लिए थे। रघुनाथ ने उस आसिफज़दा मकान के बारे में प्रकाश को बता दिया था, लेकिन इस राज को जाहिर करने वाला प्रकाश भी नहीं रहा था। इसके अलावा रघुनाथ ने प्रकाश पर भरोसा करके उसे वो जगह भी बता दी थी जहां उसने 1 करोड़ रुपए छुपा रखे थे। लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि प्रकाश ये राज किसी को बता नहीं सका। वो करमचंद को बताने ही वाला था कि ऐन वक्त पर अब्दुल ने मदाखलत करके ये कहानी ही ख़त्म कर दी। मकान के करीब पहुंचकर दावर ने रघुनाथ को दोबारा उसी मकान की तरफ भेज दिया। उसके ख्याल के मुताबिक अब ये मकान सिर्फ कल शाम 7 बजे तक के लिए महफूज था। 7 बजे के बाद करमचंद से मज़ाकरात के बाद जो नतीजा निकलता
दावर को उसी के मुताबिक अमल करना था, लेकिन वो उन आदमियों में से नहीं था जो फिक्र में मुब्तला रहते हैं। उसके लिए यही बहुत था कि 24 घंटों की मोहलत उसके पास मौजूद थी। जब वो लोग गाड़ी से उतरकर मकान की जाने बढ़े तो उन्होंने जगह जगह लोगों की भीड़ देखी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में कोई हादसा हो गया हो। हालांकि उस वक्त रात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन पूना बम्बई की तरह रातों को जागने वाला शहर नहीं था, इसलिए दावर को लोगों की भीड़ देखकर हैरत हो रही थी। वो लोग चलते चलते एक बंद दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। उस दुकान के सामने वाले फुटपाथ पर भी कुछ लोग खड़े थे। अब्दुल, जरा मालूम करके तो आओ कि ये लोग क्यों जमा है। लोगों का तो काम ही यही है बॉस। अपन के विचार में किसी की छोकरी घर से भाग गई होगी हीरोइन बनने का वास्ते, तो आखा शहर लेक्चर देने को जमा हो गया। ओह, तो तुम बकवास बहुत करते हो। जाओ जाकर देखो क्या बात है। अब्दुल आगे बढ़ गया। दावर और रघुनाथ उसी दुकान के पास खड़े रहे। अब्दुल ने वापसी में देरी नहीं लगाई। वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। अपन लोगों ने तो कमाल कर दिया बॉस। साला पूरे शहर में अपन की स्टोरी बिखरेला है। सब लोग अपन ही के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बोलता है अपन साला अपने साथ एटम बम लेकर इस शहर में आया। कोई बोलता है कि फिर वही बकवास। मैं पूछता हूँ कि बात क्या है। बताता हूँ। बात यह है बॉस कि इस शहर में एक पुलिस वाले का मर्डर हो गया है। उसका नाम सत्याम है। सबका यही विचार है कि अपन दोनों ने उसको खल्लास किया है, क्योंकि ये वही पुलिस वाला था जो स्वामी जी के मंदिर में मिला था और अपन लोगों ने जिसकी वर्दी उतार लेला था। साला उसको अपन लोग ने तो नहीं मारा, लेकिन किसी और ने उसका कंटाप कर दिया है। ये तो बहुत बुरी बात हुई। इस तरह तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत में तो फंसेला उस्ताद, अब और क्या होने वाला है। तुम ठीक कहते हो। दावर ने रघुनाथ की तरफ देखा। तुम तो जाओ, लेकिन प्लीज फिलहाल इस मकान से निकलना नहीं। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इस शहर में हर तरफ तुम्हारे दुश्मन फैले हुए हैं। लेकिन बॉस, अब्दुल जल्दी से बोला, करमचंद को तो पता पड़ गया है कि रघुनाथ इस मकान से बाहर आ गया है, फिर तुम इसको इसी मकान में भेज रहे है। इस तरह तो ये बेचारा उधर जाकर लफड़े में फंस जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दावर मुस्कुरा दिया। ये इंसान की नफ्सियात है। वो फरार होकर उस मकाम से दूर जाने की कोशिश करता है जहां उसे कैद रखा गया था। इसीलिए अगर वो इस जगह रहेगा तो फिर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। करमचंद भी यही समझेगा। तुम ठीक बोला दावर। अव्वल तो करमचंद का ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि इस समय हम लोगों के पास कोई और ठिकाना है भी नहीं। अब अपन तुम लोगों के बीच में क्या बोले। अपन तो ये बोल सकता है कि साला अपन थोड़ी देर के लिए शहर देखने जाएगा। जब से आया है शहर का सूरत नहीं देखा, घूम फिर कर वापस आ जाएगा। हाँ अब्दुल, तुम तफरी कराओ, मैं भी जब तक एक दो काम निपटा कर आता हूँ। दावर ने उसे इजाजत दी। रघुनाथ उस आसिफ ज़दा मकान की तरफ चल दिया। अब्दुल ने एक दूसरी राह इख्तियार की और दावर एक दूसरी तरफ को चल पड़ा। उसने अब्दुल को यह नहीं बताया था कि उसे कौन से ज़रूरी काम सर अंजाम देने हैं। उसे इसी वक्त हर हाल में करमचंद से मुलाकात करनी थी। उस पुलिस वाले के कत्ल की खबर ने उसे सोचने के लिए एक नई राह दे दी थी। वो इस कत्ल के बारे में करमचंद से बात करना चाहता था। उसका इरादा था कि वो करमचंद से फ़ोन पर बात करके उसे इसी वक्त मुलाकात के लिए कह देगा, और ये मुलाकात करमचंद के बताए हुए पते पर नहीं होगी, बल्कि इस बार भी मुलाकात के लिए वही कोई मकाम तजवीज़ करेगा और करमचंद को वहाँ आना होगा। लेकिन जब उसने फ़ोन पर उससे बात की तो वो फौरी तौर पर मिलने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने मुलाकात के लिए एक होटल का नाम तजवीज़ किया था। दावर ने भी वो होटल देखा हुआ था। उस होटल का नाम अप्सरा था और वो पूना के अच्छे होटलों में शुमार होता था। करमचंद का कहना था कि अप्सरा के भरे हुए डाइनिंग हॉल में किसी को भी किसी तरफ देखने का खतरा नहीं होता, इसलिए मुलाकात के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। दावर ने उसकी बात मान ली। उस होटल का डाइनिंग हॉल बहुत शानदार था। पूना जैसे छोटे से शहर में इतना खूबसूरत होटल देखकर दावर को हैरत हुई थी। हॉल में मध्यम रोशनियां थी, सलीके से मेज़ें और कुर्सियां लगी थीं, जिनके दरमियान में चाको चौबंद बैरे सफ़ेद वर्दियों में मलबूस घूमते फिर रहे थे। दावर ने उस हॉल में अपने लिए एक ऐसी मेज़ मुंतखब की जो कोने की थी। यहाँ से वो हॉल के दोनों दरवाज़ों पर नज़र रख सकता था। करमचंद के आने में अभी देर थी। उसने आधे घंटे बाद का वक्त दिया था। एक बैरा दावर की मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। दावर ने उसे टालने को कह दिया कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। साथी के आने के बाद खाने का ऑर्डर दिया जाएगा। मुहज़्ज़िब बैरा कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए एक तरफ चला गया। दावर ने इतनी देर में पूरे हॉल का जायज़ा ले लिया। करमचंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी निगाहें दरवाजे पर जमा दी। करमचंद के आने का वक्त हो गया था। फिर करमचंद हॉल में दाखिल हुआ, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो आदमी और थे। वो दोनों बहुत लहीम शहीम और ख़तरनाक मालूम हो रहे थे। दावर ने महसूस किया कि करमचंद के आते ही हॉल के बैरे और इंतज़ामिया से मुताल्लिक दूसरे लोग मुअद्दिब हो गए थे। कई एक ने आगे बढ़कर करमचंद को सलाम भी किया, जिसका जवाब उसने सर की हल्की सी जुम्बिश से दिया। इससे ये बात जाहिर हो रही थी कि इस होटल में भी करमचंद का असर रसूख था।
यहाँ के लोग उसकी हैसियत से वाकिफ थे। दावर ने देखा कि करमचंद हॉल के दरमियान खड़े होकर चारों तरफ देख रहा था। शायद वो दावर को ही तलाश कर रहा था। फिर उसने दावर को देख लिया। दावर का ख्याल था कि वो उसकी तरफ आएगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने साथ आए हुए एक आदमी को इशारा करके दावर के बारे में कुछ बताया और फिर जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। उसने जिस आदमी को दावर की तरफ इशारा करके कुछ बताया था, वो आहिस्ता आहिस्ता दावर की मेज की तरफ बढ़ने लगा। दावर ने अपने पहलू बदल कर जेब में रखे हुए पिस्तौल को थपथपाया। उसे अब्दुल को भी अपने साथ यहाँ लाना चाहिए था, लेकिन वो अकेला ही चला आया था और अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने कोई गलती कर दी। करमचंद का ये रवैया उसके समझ में नहीं आया था। अगर उसे दावर से मुलाकात करनी थी तो बरह रास्त उसी को आना चाहिए था। उसने एक दूसरे आदमी को उसकी तरफ क्यों भेजा? बहरहाल अब जो होना था उसे टाला नहीं जा सकता था। वो लहीम शहीम आदमी दावर की मेज के पास आकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम मेरे साथ चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो। क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? वो आदमी सटपटा गया। फिर ऐसा लगा जैसे वो दावर पर टूट पड़ेगा, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। बॉस ने तुम्हें बुलाया है। इस बार उसका लहजा पहले की निस्बत नरम था। दावर खड़ा हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि अगर करमचंद ने इस वक्त उससे धोखा करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो आदमी उसे होटल के 3rd फ्लोर पर एक कमरे में लाया। ये कमरा भी करमचंद के जेर इस्तेमाल रहता था। उसने एक तरह से इस कमरे को अपना दफ्तर भी बना रखा था। वहां पर एक मेज रखी थी और मेज के ऊपर एक फोन था। दावर के कमरे में आते ही वो सब हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। ये तो वाकई बहुत जियाला है बॉस, ये तो अकेले ही चला आया, करमचंद के साथ मौजूद एक आदमी ने कहा। दावर ने पलटकर उसकी तरफ देखा, फिर करमचंद से बोला, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। किसको? अपने साथी को। मैं यहाँ अकेला तो आया हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि बगैर किसी इंतज़ाम के चला आया हूँ। तो मुझे फ़ोन करने दो, वरना मेरा फ़ोन नहीं गया तो मेरा साथी तुम्हारे मकान को उड़ा के रख देगा। क्या? कि क्या कह रहे हो तुम? करमचंद बौखलाकर खड़ा हो गया। सच कह रहा हूँ, मेरे साथी ने तुम्हारे मकान को डायनामाइट कर रखा है। मैंने उससे कह दिया है कि मैं हर 15 मिनट के बाद उसे फ़ोन करता रहूँगा, और वो इस समय ऐसी जगह पर बैठा है जो तुम्हारे मकान से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अगर उसे मेरा फ़ोन नहीं मिला तो वो बगैर किसी तौक़ुफ़ के तुम्हारे मकान को उड़ा देगा। तुमने उसकी फितरत तो देख ही ली होगी, वो इसी किस्म का आदमी है, सब्र नाम को नहीं है उसमें। ये सब झूठ भी हो सकता है बॉस, आप इसकी बातों में बताएं। एक आदमी ने कहा। करमचंद, तुम इस बेवकूफ़ को बता दो कि मैं कौन हूँ और किस हद तक मैं सच बोलता हूँ। दावर गुर्राया। खामोश रहो ठाकुर, यह आदमी सच कहता है। इसने वाकई मेरे मकान को डायनामाइट कर दिया होगा। दावर ने मेज पर रखे फ़ोन का रिसीवर उठाया। उसने फुर्ती से नंबर डायल किए कि उन लोगों के लिए उसकी उंगलियों पर निगाह जमाना मुश्किल हो गया। उसने रिसीवर अपने कान से लगाया और गुफ्तगू शुरू कर दी। अब्दुल ने उसे इस किस्म की अदाकारी सिखा दी थी। हेलो अब्दुल। हाँ, फिलहाल सब ठीक है, मैं 15 मिनट बाद फिर फ़ोन करूँगा। वो सब के सब उसे हैरत और गुस्से से देख रहे थे। सबसे ज़्यादा मुस्तरब करमचंद ही था। तुमने मेरे मकान पर बम क्यों लगवाया है? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि उस घर में मेरे बीवी बच्चे रहते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये हरकत की है। देखो करमचंद, मैं लाख दिलेर सही, लेकिन हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला आया हूँ, लेकिन मैंने इंतज़ाम पहले ही कर लिया है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने अपने साथी को तुम्हारे मकान के पास लगा रखा है, तो इस समय तुम्हारे आदमी मेरे साथ क्या सलूक करते? करमचंद अपने होठ चबाने लगा। खैर, तुम ये बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? करमचंद ने कुछ देर के बाद पूछा। मुझे उस पुलिस वाले सत्याम की मौत खटक रही है। ऐसा लगता है जैसे वो उस रकम के राज से वाकिफ था, इसीलिए उसे हलाक कर दिया गया है। हो सकता है। वैसे ये भी अच्छा हुआ कि तुम मुझसे आकर मिल लिए, मुझे तुमसे खुद भी कुछ कहना था। देखो दावर, मैंने और मेरे साथियों ने यह पता चलाया है कि इस शहर में मेरे खिलाफ कुछ लोग पैदा हो गए हैं या फिर बाहर से आए हैं। उन्हीं में से किसी ने उस पुलिस वाले को हलाक कर दिया है, और वही लोग तुम्हारी रकम ले उड़े हैं। इस तरह वो लोग ना सिर्फ मेरे बल्कि तुम्हारे भी दुश्मन हैं। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बैरा शराब की बोतलें और गिलास लेकर आ गया। उसने ट्रे मेज पर रखी और सर झुका खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद करमचंद के एक आदमी ने कमरे में मौजूद लोगों में शराब तकसीम करनी शुरू की। एक गिलास दावर की तरफ भी बढ़ाया गया। दावर ने गिलास खाली किया और कमीज के आस्तीन से अपना मुंह साफ किया और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पुलिस वाले सत्याम ही ने वो रकम हासिल कर ली हो? दावर ने उन लोगों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। और किसी दूसरे आदमी ने रकम के लालच में उसे कत्ल कर दिया हो? इस तरह तुम्हारा मफरूज़ा गलत हो जाता है कि इस शहर में कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक भारी भरकम आदमी बोला। सत्याम को वो रकम नहीं मिली थी। अगर मिली भी होगी तो उसके
हिस्से में 2-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएंगे। कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके पास रकम थी या नहीं? सत्याम मेरा ही मातहत था, मेरा भी ताल्लुक पुलिस से है। सत्याम की माशी हालत को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? ओह। दावर ने होंठ सुकेड़े, फिर उस आदमी से बोला, देखो दोस्त, तुम पुलिस अफसर हो और सत्याम तुम्हारा मातहत था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब सत्याम को रुपए मिले हो तो उसने तुम्हें आकर रिपोर्ट दी हो? क्योंकि आमतौर पर उसूल तो यही है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो रकम मेरे पास है? नहीं, मैंने तो बस एक बात पूछी थी। हो सकता है कि सत्याम ने अपनी वो दौलत अभी खर्च ना की हो। एक आदमी ने कहा। वो सूरत से ही माकूल और पढ़ा लिखा मालूम होता था। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सत्याम एक मोहताज आदमी था। मुमकिन है उसने वो दौलत किसी और समय के लिए महफूज कर रखी हो। वो जल्दी का काम नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ यह भी इम्कान मौजूद है कि सत्याम का साथ देने वाला तंजीम का ही कोई दूसरा आदमी हो। उन दोनों ने इस रकम से अपना हिस्सा अलग कर लिया हो। ये सारे इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद शहर की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हो सकता है मेयर कोई और बन जाए। इस सूरत में 1 मिनट। दावर ने हाथ उठाकर उसकी बात काटी। इलेक्शन हो या ना हो, तुम्हारा आदमी जीते या हार, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला है कि हमें रकम चाहिए, बस। चाहे वो रकम पुलिस के किसी आदमी ने ली हो या तंजीम के किसी आदमी ने, मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये समस्या तुम्हारी अपनी है, तुम लोग इनसे निमटते रहना। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल गया। दरवाजे पर खड़े आदमियों ने अपनी अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और दावर उसी वक्त खिड़की के पास से हट आया। उसने देख लिया था कि करमचंद के आदमियों के हाथ उनकी पिस्तौलों तक पहुंच गए हैं। ये लोग झल्लाकर कुछ भी कर सकते थे। दावर उनकी कछार में चला आया था। वो इतनी बर्दाश्त का आदमी नहीं था। उसने गुफ्तगू करने में अपना बहुत सा समय ज़ाया कर दिया था। सब उसकी तरफ देखते रहे। उसने टेलीफोन पर फिर कोई नंबर डायल किया और उन लोगों पर यह जाहिर करने के बाद कि अब्दुल पूरी तरह तैयार बैठा है, रिसीवर वापस रख दिया। उसने महसूस किया कि उसकी इस हरकत ने करमचंद को और भी झल्लाहट में मुब्तला कर दिया है, लेकिन वो बेबस था। दावर, मुझे तुमसे एक बात और भी कहनी है। बोलो करमचंद, क्या कहना चाहते हो? तुम उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। तुमने समझ लिया होगा कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, बहुत अच्छी तरह। लेकिन मैंने उसके तहफ़्फ़ुज़ का वचन दे रखा है, कम से कम उस समय तक जब तक मैं इस शहर में हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम जो जी चाहे कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कोई और हमारी घात में बैठा हो और तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक किया जाए जो तुमने उसके साथ किया था, क्योंकि इंसान जो करता है वो उसके सामने आ जाता है। करमचंद परेशान हो गया। प्रकाश मेहरा वाली बात तो कर लें बॉस। कमरे में मौजूद एक आदमी अचानक बोल पड़ा। करमचंद अचानक चौंका। उसकी कोई बात नहीं है। इस किस्म के कामों में जिंदगी और मौत की कोई अहमियत नहीं हुआ करती। मौत बड़ी आसानी से आकर झपट लेती है। प्रकाश को मरना था सो मर गया, उसकी मौत का भी कोई जिम्मेदार नहीं है। करमचंद ने कहा, लेकिन सूरत हाल यह है कि जब तक हम इस शहर में मौजूद हैं, यहाँ होने वाली हर वारदात पुलिस हमारे खाते में डालती रहे। दावर ने उस भारी भरकम पुलिस अफसर की तरफ देखा। कोई बात नहीं, उस प्रकाश मेहरा की मौत को भी हमारे सामने लिख लेना। पुलिस वालों ने झल्लाकर कुछ कहने की कोशिश की, फिर गुर्रा कर रह गया। कमरे में मौजूद लोग दावर की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि कोई तना आदमी दुश्मनों के दरमियान आकर भी इतने इत्मीनान और लापरवाही से बातें कर सकता है। देखो दावर, पुलिस वाला बिलाखिर बोल पड़ा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ और तुमने मेरे सामने करमचंद के मकान को उड़ाने की धमकी दी है। तुम इस शहर में खून खराबा करते फिर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम ये नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। उसकी वजह है कि तुम्हारा अपना दामन साफ नहीं है। तुम तो खुद करमचंद जैसे आदमी के साथ मिले हुए हो। तुम तो खुद मेरी तरह एक मुजरिम हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते ऑफिसर, समझे? पुलिस ऑफिसर से निगाहें हटाकर उसने करमचंद की तरफ देखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ करमचंद, लेकिन जाने से पहले फिर याद दिला दूँ कि अपने मसाइल से खुद ही निपटो। मुझे तो रकम चाहिए और वो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊँगा।